ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसमें जो लास्ट में फिर से अटेंड की थी क्लास, वो सभी ने अटेंड कर ली थी। एक बार क्लास डिसकनेक्ट हो गई थी, उसके बाद में जब रिकनेक्ट की तो बराबर आई थी क्लास। बिल्कुल आई थी। जो बोल रहे नहीं आई थी उन्होंने क्लास ही एग्जिट कर दी थी। हमने लास्ट क्लास में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में बात की थी, और फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड रहते हैं वो 4 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक हमने पढ़ा था गेमेटेंजियल कांटेक्ट। गेमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होता है? सेम माइसीलियम के डिफरेंट हाइपा पे सेक्स ऑर्गन फॉर्म होते हैं। यस और नो? एक पढ़ा था मैंने गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। गेमेटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट माइसीलियम पे गेमेटेंजिया फॉर्म होते हैं और फिर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिर हमने सोमेटोगेमी के बारे में बात की थी। सोमेटोगेमी के बारे में आपको बताया था कि सोमेटोगेमी के अंदर ना तो सेक्स ऑर्गन फॉर्म होते और ना ही कोई गेमेटेंजिया फॉर्म होते। डिफरेंट माइसीलियम की वेजिटेटिव सेल आपस में कांटेक्ट में आती हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद में सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, देन कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। फिर हमने पढ़ा था स्पर्मेटाइजेशन, और स्पर्मेटाइजेशन के बारे में भी डिटेल में बात नहीं की थी। मैंने बोला था स्पर्मेटाइजेशन आपको बेसिडियोमाइसीडीज क्लास में बताया जाएगा। अब बच्चों आगे पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस के बारे में। फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फंजाई को टोटल कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? 4। फोर क्लासेस बनाई गई हो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम स्ट्रक्चर। एक तो क्या देखी गई है बच्चे? माइसीलियम की स्ट्रक्चर। क्योंकि आप सभी जानते हो किंगडम फंजाई के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी पढ़ा था हमने। तो माइसीलियम की स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, तो जिनके अंदर माइसीलियम की स्ट्रक्चर सिमिलर थी उनका ग्रुप बना के एक एक क्लास बना दी। फिर बच्चों सेकंड जो यहाँ पे करेक्टर लिया गया वो लिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई लोग बोल रहे थे जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब कि सर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन वाला जो करेक्टर वो तो यूज में नहीं लिया। मैंने क्या बोला था आपको? क्लासेस फॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्शन वाला करेक्टर यूज में लिया गया है। देखो क्लास बनाने के लिए कौन सा करेक्टर यूज में ले रहा है? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अरे बोलो। अब टोटल जो क्लासेस बनाई गई है वो बच्चों इनके करेक्टर के बेसिस पे बनाई गई है 4 क्लास। फर्स्ट क्लास का नाम है फाइकोमाइसिटीज। क्या नाम है? फाइकोमाइसिटीज। सेकंड क्लास का नाम बच्चे एस्कोमाइसिटीज। क्या नाम है? एस्कोमाइसिटीज। थर्ड क्लास का नाम है बच्चे बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सी है? बेसिडियोमाइसिटीज। और बच्चों फोर्थ क्लास का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन सी है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। टोटल क्लासेस कितनी बनाई गई है? 4। कौन कौन सी याद होनी चाहिए आपको? कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उस क्लास का नाम बच्चे फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करें तो इसको बोला जाता है बच्चों क्लास को लोअर फंजाई। क्या बोला जाता है? लोअर फंजाई। इसी क्लास के मेंबर को बोला जाता है बच्चे एल्गल फंजाई। क्या बोला जाता है? एल्गल फंजाई। लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई क्यों बोला जाता है इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। बच्चों इन फंगस की हैबिट की जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। हैबिटेट के अलावा इनके अंदर आप लोगों को देखनी है माइसीलियम स्ट्रक्चर। माइसीलियम स्ट्रक्चर कैसी रहेगी। उसके अलावा आप लोगों को देखना है रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन कैसा है। और बच्चों इसके एग्जांपल्स में आपको
मॉड्यूलस मॉड्यूल के अंदर कुछ एग्जाम्पल ज्यादा मिलेंगे, तो आप मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ही लर्न करने की कोशिश करें। जिनको बिल्कुल ही लर्न नहीं हो रहे वो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, लेकिन जो लर्न कर सकते हैं वो कंप्लीट एग्जाम्पल्स को याद करें। अरे ठीक है, सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, इस फाइकोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स को बोला जाता है लोअर फंजाई। लोअर फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज मेंबर्स में उन फंजाई को रखा गया जिनमें फंजाई के लोअर कैरेक्टर थे, यानी जिनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर थे फंगस में। प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले फंजाई का इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा? फाइकोमाइसिटी। तो जितने भी प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले फंजाई है वो किसके अंदर आएंगे? फाइकोमाइसिटी। अगर प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले तो क्या इनको लोअर फंजाई बोला जाए? अरे बोलो। एल्गल फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्वेटिक हैबिटेट वाले होते हैं। ये फंजाई बच्चों एक्वेटिक हैबिटेट वाले भी है। अगर एक्वेटिक हैबिटेट वाले हैं तो एल्गी की तरह कहाँ रहते हैं? वाटर में। अगर एल्गी की तरह ये वाटर में रहते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? एल्गल फंजाई। बात आती है कि इनकी हैबिटेट कैसी रहेगी। हैबिटेट के बारे में सबसे पहले बात करें। हैबिटेट की बात करें तो ये बच्चों ग्रो करता है decaying wood in moist and damp place, एंड बच्चों आप लोगों को मिलेगा पैरासाइट फॉर्म में ऑन प्लांट्स। प्लांट्स उन प्लांट्स के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में भी क्या करता है? ग्रोथ। इसके अलावा जितना भी डिकेइंग वुड होता है, डिकेइंग वुड कहां पे बच्चे? मॉइस्ट सॉइल के अंदर। मॉइस्ट सॉइल के अंदर जो डिकेइंग वुड है उसके ऊपर ग्रोथ करता हुआ कौन मिलेगा? फाइकोमाइसिटीज का मेंबर। इसके अलावा डैम्प प्लेस है, यानी डैम्प सॉइल है, उस डैम्प सॉइल के अंदर भी, यानी मॉइस्चर रखने वाली सॉइल है, उसके अंदर भी आप लोगों को ग्रोथ करता हुआ मिलेगा कौन? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के अंदर माइसीलियम स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? माइसीलियम स्ट्रक्चर है वो ध्यान से सुन लेना, समझ लेना बच्चों। माइसीलियम स्ट्रक्चर है तो माइसीलियम किसको बोला जाता है? पहला पॉइंट तो ये, क्या फंजाई की बॉडी को? फंजाई की बॉडी को क्या बोला जाता है? माइसीलियम। तो मैंने फंजाई का ही फाइकोमाइसिटीज मेंबर क्लास का मेंबर है उस फंजाई का एक पार्ट लिया है बच्चों। ये फंजाई की माइसीलियम का पार्ट लिया है तो इसके अंदर हम देखेंगे तो मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है? अरे बोलो। और जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है तो उसको बोला जाता है बच्चे सिनोसाइटिक। क्या बोला जाता है? सिनोसाइटिक। इसको सिनोसाइटिक बोला गया है। साथ में ही ये जो आपको माइसीलियम नजर आ रहा है इसके अंदर कोई सेप्टम नजर आ रहे हैं क्या? कोई सेप्टम नहीं है। अगर विदाउट सेप्टम है तो इस माइसीलियम को बोला जाएगा एसेप्टेट। क्या बोला जाएगा बच्चे? एसेप्टेट। एसेप्टेट के साथ में ये माइसीलियम क्या ब्रांचेज रख रहा है? अगर ब्रांचेज रख रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? ब्रांच। तो याद रखना है इनके अंदर माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी तो क्या बोला जाएगा? सिनोसाइटिक। अगर सेप्टम नहीं है तो क्या बोला जाएगा? एसेप्टेड। और बच्चों ब्रांचेज है तो क्या बोला जाएगा? ब्रांच। ठीक है जी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी क्लास के अंदर सिनोसाइटिक एसेप्टेड ब्रांच माइसीलियम देखने को मिलता है? फाइकोमाइसिटीज। रिप्रोडक्शन, जब बच्चों हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर टू टाइप का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था फंगस के अंदर। एक तो कौन सा था? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने टू टाइप में डिवाइड किया था। एक तो क्या स्पोरेंजियो स्पोर से, अरे बोलो, और दूसरा बोला था कोनिडिया से। और जब स्पोरेंजियो स्पोर से होता है तो टू टाइप के स्पोर बनते, एक मोटाइल और दूसरे नॉन मोटाइल। जब मोटाइल बनेंगे तो क्या बोला जाएगा? जू स्पोर। और जब नॉन मोटाइल बनेंगे तो क्या बोला जाएगा? एप्लेनोस्पोर। बच्चों इसके अंदर स्पोरेंजियो स्पोर से भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कोनिडिया से भी होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों थ्री टाइप से रहता है। थ्री टाइप से कौन कौन सा? एक तो है आइसोगेमस, नाम सुना है?
दूसरा है बच्चे एनाइसोगेमस और थर्ड है ऊगेमस। जब बच्चों यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज के अंदर देखा गया कि कुछ मेंबर के अंदर आइसोगेमस है, कुछ मेंबर के अंदर ऊगेमस है, कुछ मेंबर के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया तो स्पोरेंजियोस्पोर से, स्पोरेंजियोस्पोर में भी क्या बन रहे, जूस्पोर, एप्लिनोस्पोर नहीं बन रहे, कुछ के अंदर कोनिडिया बन रहे, कुछ के अंदर नहीं बन रहे। तो जब साइंटिस्टों ने फाइकोमाइसिटीज की और स्टडी की तो उनके सामने रिजल्ट आया कि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जब रिप्रोडक्शन में वेरिएशन था तो उन्होंने बच्चे रिप्रोडक्शन के बेसिस पे फाइकोमाइसिटीज क्लास को अगेन डिवाइड कर दिया और अगेन डिवाइड करके कितनी क्लास बना दी, 2 क्लास। कितनी क्लास बना दी, 2 क्लास। और फाइकोमाइसिटीज को जब अगेन डिवाइड किया गया तो किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब बच्चों रिप्रोडक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया तो आगे जो क्लासेस बनेगी उन क्लासेस के अंदर माइसीलियम स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा, यानी दोनों क्लासेस का माइसीलियम स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट वो क्या रहेगी, सेम, लेकिन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट। हेलो, अब वो कौन कौन सी है 2 क्लास, उनके बारे में बात करें उससे पहले ब्लर हो रहा है, क्या ब्लर हो रहा है, सब बराबर ही तो आ रहा है। फाइकोमाइसिटीज क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे 2 क्लास में डिवाइड किया गया। एक क्लास का नाम रखा गया oomaicides और दूसरी क्लास का नाम रखा गया है zygomaicides। दोनों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बच्चे, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन oomaicides के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर से होता है। किससे होता है, स्पोरेंजियोस्पोर से। स्पोरेंजियोस्पोर से तो होता है लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर में ओनली मोटाइल स्पोर बनते। क्या बनते बच्चे, मोटाइल स्पोर। तो क्या ओनली जू स्पोर बनेंगे, अरे बोलो। इसके अलावा इसके अंदर कोनिडिया से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जब हम जाइगोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो जाइगोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग आपको फिर से स्पोरेंजियोस्पोर बनते हुए नजर आएंगे। यानी यहां पर भी क्या बनते हैं बच्चे, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर तो बन रहे हैं लेकिन मोटाइल स्पोर नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं, नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल बनते हैं तो क्या बोला जाएगा, एप्लेनोस्पोर। क्या बोला जाएगा बच्चे, एप्लेनोस्पोर। तो यहाँ पे एप्लेनोस्पोर बनते हैं और कोनिडिया से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम टाइप देखें, क्या देखें, टाइप, तो oomaicides के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप मिलता है ऊगेमस। कौन सा मिलता है, ऊगेमस। लेकिन जब हम जाइगोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को मिलेगा बच्चे आइसोगेमस। कौन सा मिलेगा, आइसोगेमस। टाइप में अगर देखेंगे तो क्या दोनों के अंदर वेरिएशन है, और बोलो। अगर हम मेथड देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो बच्चे oomaicides के अंदर गैमेटेंजियल कांटेक्ट से होता है। किससे होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट से। लेकिन जाइगोमाइसिटीज के अंदर देखेंगे तो होगा बच्चे गैमेटेंजियल कोपुलेशन से। किससे होगा, गैमेटेंजियल कोपुलेशन। oomaicides के मेंबर की एक खास बात और, इनके अंदर सेल वॉल है। वो सेल वॉल आप लोगों को बता रखी है, काइटिनियस सेल वॉल नहीं होती है। क्या होती है बच्चे, सेलोजिक सेल वॉल। क्या है, सेलोजिक सेल वॉल, यानी सेल वॉल के अंदर क्या मिलता है, सेलुलोज। और बोलो,
अब दोनों के अंदर हम देखेंगे तो क्या रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नजर आ रहा है, इसलिए इनको आगे कितने क्लास में डिवाइड किया गया, 2। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फंजाई सेलोजिक सेल वॉल रखता है, तो कौन सी क्लास का मेंबर, ओमाइसीडी। और ओमाइसीडीज किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसीडी। ठीक है, अरे बोलो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करें ओमाइसीडीज के बारे में। ओमाइसीडीज का पहला एग्जाम्पल, ऊपर ध्यान दो सारे, मॉड्यूल खोल के रखना। ओमाइसीडीज का फर्स्ट एग्जाम्पल है पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। क्या, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको बच्चे फेमिन ऑफ आयरलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेमिन ऑफ आयरलैंड। याद रखना, आगे जाओगे तो लेट ब्लाइट और भी आएगा, और आगे जाओगे तो आप लोगों को फेमिन ऑफ बंगाल भी मिलेगा, तो अच्छे से याद रखना है। फेमिन ऑफ आयरलैंड किसको बोला जाता है, किसकी वजह से होता है, पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है, पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसमें क्या हुआ था वो समझिए। पोटैटो प्लांट को हम देखेंगे तो एक साथ में अगर पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरे के पूरे पोटैटो प्लांट है वो जल जाते और बच्चों ब्राउन कलर के हो जाते। ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वाटर डेफिशिएंसी से पोटैटो प्लांट की हो गई है डेथ। अगर वाटर डेफिशिएंसी से पोटैटो प्लांट की डेथ हो गई ऐसा लग रहा है तो कैसा लगेगा, जैसे अकाल पड़ गया है। तो क्या बोला जाएगा बच्ची, फेमिन। ये सबसे पहले कहा हुआ था, आयरलैंड में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेमिन ऑफ आयरलैंड। अरे ठीक है। उसके बाद में पाइथम स्पीसीज, पाइथम स्पीसीज की कॉज करती है बच्चे डंपिंग ऑफ डिजीज इन टोबैको। टोबैको के अंदर डंपिंग ऑफ डिजीज कॉज करती है। आप बोलोगे डंपिंग ऑफ डिजीज क्या होती है, जब भी बच्चों पाइथम स्पीसीज का इन्फेक्शन होता है टोबैको प्लांट के अंदर तो लीफ और स्लीप की साइज को इंक्रीज नहीं होने देता है, लीफ के सरफेस एरिया को इंक्रीज नहीं होने देता है और टिन्नी टिन्नी लीफ रख लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डंपिंग ऑफ डिजीज। आगे आप लोगों को मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। एल्ब्यूगो कैंडिडा व्हाइट रस्ट डिजीज करता है बच्चे मस्टर्ड में। मस्टर्ड या फिर बोला जाए क्रूसीफेरी या फिर बोल सकते हैं ब्रेसिकेसी। मस्टर्ड की फैमिली का नाम क्या है, क्रूसीफेरी। उसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिकेसी। और मस्टर्ड प्लांट के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करने वाला कौन है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। कैसे करता है वो समझो। कई बार हम मस्टर्ड प्लांट को देखते हैं तो उसकी लीफ के ऊपर और उसके स्टेम के ऊपर बच्चों व्हाइट कलर का पाउडर नजर आता है। वो व्हाइट कलर का पाउडर डेवलप करने वाला कौन है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, इसलिए बोला जाता है व्हाइट रस्ट डिजीज। आगे मिलेगा बच्चे ग्रेमिनिकोला। ग्रेमिनिकोला स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है। ये बच्चे ग्रीन ईयर डिजीज करता है बाजरा में। बाजरा, उस बाजरा के अंदर क्या करता है, ग्रीन ईयर डिजीज। ये मत सोचना कि कान बना देता है, नहीं। ग्रीन ईयर डिजीज का मतलब क्या है, जहां पे बच्चों सीड डेवलप होने होते हैं, ये ग्रेमिनिकोला है। ये ग्रेमिनिकोला वहां पर क्या करता है, लीफ का डेवलपमेंट करता है। अगर जहां पे सीड फॉर्म होने वाले थे वहां पे अगर लीफ बन गई तो बताओ क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज। और इस डिजीज को नाम क्या दिया गया है, ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक है। लास्ट में आप लोगों को मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा सेप्रोलिग्ना पैरासिटिका। ये जो डिजीज कोज करता है, ये किसी के अंदर डिजीज करता है, साल्मोन फिश में। ठीक है जी। आगे जब हम जाइगोमाइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें तो 3 एग्जांपल्स है। 3 एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है पाइलोबोलस। कौन सा है, पाइलोबोलस। पाइलोबोलस के अलावा आप लोगों को 2 एग्जांपल और मिलेंगे, राइजोपस एंड म्यूकर। अपनी एनसीईआरटी के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर दोनों के दोनों बच्चों ब्रेड पे ग्रोथ करते हैं, और जब ब्रेड पे ग्रोथ करते हैं तो इनको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड। ये ब्लैक कलर के होते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा, ब्लैक मोल्ड भी बोल दिया जाता है। बच्चों ये ब्लैक कलर के होते हैं तो क्या बोला जाता है, ब्लैक मोल्ड। जो सबसे ज्यादा ब्रेड के ऊपर ग्रोथ करता है वो है बच्चे राइजोपस। तो कॉमन ब्रेड मोल्ड किसको बोला जाता है, राइजोपस को। हेलो, अब देखो इधर ऊपर, जब आप देखोगे टोटल एग्जांपल्स यहाँ पे ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है। जब हम देखेंगे ओमाइसीडीज के अंदर, तो ओमाइसीडीज के अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से, बोलो जरा।
सबसे पहला कौन सा है? पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेज। दूसरा कौन सा बताया? पाइथम स्पीसीज। थर्ड बताया एल्ब्यूगो कैंडिडा। फोर्थ कौन सा बताया? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। फिफ्थ कौन सा बताया? सेप्रोलिग्ना पैरासिटिका। याद रहेगा। और आपको जाइगोमाइसिटीज के अंदर 3 एग्जांपल्स बताएं, कौन कौन से? पाइलोबोलस, राइजोपस एंड म्यूका। याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास का नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है बच्चे सेक फंजाई। सेक फंजाई। सुनिए, एस्कोमाइसिटीज है, उस एस्कोमाइसिटीज के मैक्सिमम मेंबर बच्चों मल्टीसेलर यूकेरियोट है, लेकिन एस्कोमाइसिटीज के अंदर एक एक्सेप्शनली मेंबर प्रेजेंट है, वो है यूनिसेलर यूकेरियोट। और इस यूनिसेलर यूकेरियोट को आप अच्छे से जानते हो, क्या बोलते हो? ईस्ट। तो याद रखना है, ईस्ट और ईस्ट कौन सी क्लास का मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का। आप बोलोगे सर इस ईस्ट को, अब ऊपर ध्यान दो सारे, ईस्ट उस ईस्ट को सर यहां पे क्यों रखा गया? ये तो यूनिसेलर यूकेरियोट है, एक्चुअल में ये मल्टीसेलर यूकेरियोट का किंगडम है। सर किसने रखा था? आर.एच. विटेकर ने रखा था या फिर उनके जूनियर साइंटिस्ट ने? आर.एच. विटेकर ने। सर क्यों रखा? आर.एच. विटेकर ने जब देखा तो ईस्ट उस ईस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों सिमिलर था किसके? एस्कोमाइसिटीज के। जब एस्कोमाइसिटीज के सिमिलर था तो उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कंपेयर टू सेलुलर कैरेक्टर। यानी सेलुलर कैरेक्टर से भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो सेलुलर कैरेक्टर को यहाँ पे बच्चे नेग्लिजिबल किया गया और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देके किस में रख दिया गया? एस्कोमाइसिटीज में। हेलो, जब एस्कोमाइसिटीज की हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये हैबिटेट कैसी रखते हैं? ये बच्चों ग्रोथ करते हैं, वो प्लांट ऑन प्लांट के डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रोथ करते हैं। तो क्या बोला जाए? क्या सेप्रोफाइटिक बोला जाए? अरे क्या बोला जाएगा? सेप्रोफाइटिक। और ये डीकंपोजर है तो क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक डीकंपोजर्स। सेप्रोफाइटिक डीकंपोजर्स है। साथ में ये बच्चों ग्रोथ करते हैं प्लांट के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रोथ करेंगे किस फॉर्म में बच्चे? पैरासाइट। पैरासाइट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में मिलेंगे। एंड बच्चे कोप्रोफाइलस होते हैं। ये कोप्रोफाइलस क्या होते हैं? ये बच्चों जो डंग पे ग्रोथ करने वाले, गोबर पे ग्रोथ करने वाले, उनको क्या बोला जाता है? कोप्रोफाइलस। यानी ये बच्चे डंग से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। अगर डंग से न्यूट्रिशन लेने वाले जो है उनको क्या बोला जाता है? कोप्रोफाइलस। अब देखो ध्यान से सुनना पॉइंट, एनसीईआरटी तो एस्कोमाइसिटीज में लिख रही है कि कोप्रोफाइलस है, लेकिन बच्चे अगर हम करेक्टली देखें तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो जाइगोमाइसिटीज क्लास है, उस जाइगोमाइसिटीज क्लास के अंदर भी बहुत से मेंबर होते हैं जो बच्चे डंग के ऊपर ग्रोथ करते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग जो कोप्रोफाइलस फंजाई, तो उसके अंदर एस्कोमाइसिटीज भी हो, फाइकोमाइसिटीज भी हो, तब किसको प्रायोरिटी देनी है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है, और वो किसको देनी है? एस्कोमाइसिटी। ठीक है। वैसे तो सभी में होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी आ जाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है? एस्कोमाइसिटी। और अगर बच्चे 1 एंड 2 बोथ दिया हो तो क्या टिक करना है? 1 एंड 2 बोथ। अरे ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे माइसीलियम स्ट्रक्चर। माइसीलियम स्ट्रक्चर है वो आपके सामने बना रहा हूं, फिर समझाऊंगा।
ये माइसीलियम की स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना इसको। जब इस माइसीलियम की स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आप लोगों को बच्चों क्या सेप्टम नजर आ रहे हैं? मतलब ये माइसीलियम एसेप्टेट नहीं है, क्या होगा? सेप्टेट। दूसरा पॉइंट, जब सेप्टम प्रेजेंट है तो बच्चों इसके हाइफा, उस हाइफा में सेप्टम मिल रहे हैं, और सेप्टम के बिटवीन हम देखेंगे तो न्यूक्लियस कितने थे? क्या सिंगल सिंगल है? ये जो आपको राउंड राउंड दिखाए गए रेड कलर से, ये क्या है बच्चे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस बच्चों, टू सेप्टम के बिटवीन क्या है? वन। अगर वन न्यूक्लियस है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस की कंडीशन कैसी? यूनि न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड? यूनि न्यूक्लिएटेड। तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस की कंडीशन कैसी रहेगी? यूनि न्यूक्लिएटेड। यूनि न्यूक्लिएटेड होने के साथ में बच्चों सेप्टम प्रेजेंट है, तो क्या बोला जाए? सेप्टेट या एसेप्टेट? सेप्टेट। बच्चों क्या इसके अंदर ब्रांचेज भी फॉर्म हो रही है? अगर ब्रांचेज फॉर्म हो रही है तो क्या इसको ब्रांच बोला जाए? क्या बोला जाएगा? ब्रांच। अब देखो इसके साथ में एक पॉइंट और देखो, जब यहां पर हम देख रहे हैं तो सेप्टम तो प्रेजेंट है, लेकिन ये सेप्टम क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है तो क्या बच्चों पोर प्रेजेंट है? अब पोर प्रेजेंट है तो स्पोर से क्या होगा? वन सेप्टम टू अनदर सेप्टम साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन रहेगा। ये पोर है, ये पोर वन सेप्टम टू अनदर सेप्टम क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन करेगा। लेकिन कभी भी बच्चों ये जो पोर है, स्पोर से सेप्टम के अंदर जो पोर प्रेजेंट है, स्पोर के थ्रू कभी भी न्यूक्लियस वन सेप्टम टू अनदर सेप्टम ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वन सेप्टम टू अनदर सेप्टम ट्रांसफर नहीं होगा तो हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ये जो पोर है, वो पोर क्या करेगा? ओनली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है उसको मेंटेन करेगा। तो आप बच्चों ये बताओ, ये ब्रांच तो है ही, साथ में इसके अंदर पोर है या विदाउट पोर है? पोर। तो क्या बोला जाएगा? विथ पोर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा माइसीलियम स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोमाइसिडीज। फाइकोमाइसिडीज की माइसीलियम स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। बताइए कैसा है फाइकोमाइसिडीज का माइसीलियम? फाइकोमाइसिडीज, फाइको सुना करो ध्यान से, क्या वो कैसा है? सिनोसाइटिक, एसेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है। एस्कोमाइसिडीज का कैसा है? यूनि न्यूक्लिएटेड, सेप्टेट, ब्रांच विथ पोर। याद रहेगा कैसा होगा? यूनि न्यूक्लिएटेड, सेप्टेट, ब्रांच विथ पोर। आगे बात करें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बच्चों यहां पर आप लोगों को सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मिलेगा। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बच्चे कोनिडिया से। किसे? कोनिडिया। थ्रू कोनिडिया देखने को मिलेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर टू मेथड रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मेथड से होता है? टू मेथड से। कौन कौन से टू मेथड? एक तो है बच्चे गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। कौन सा है? गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। बताने की जरूरत? अरे गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में बारे में बताने की जरूरत? पढ़ा रखा आपको। उसके बाद में सेकंड है बच्चे सोमेटोगेमी। कौन सा है? सोमेटोगेमी। क्या सोमेटोगेमी के बारे में बताने की जरूरत है? सोमेटोगेमी के बारे में बताने की जरूरत है तो फोटो खींचो फिर आगे बढ़े। शेख फंजाई क्यों बोला जाता है? हाँ, रुक जाओ, अभी रिप्रोडक्शन में पता चलेगा। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर स्किप कर रहा है। नहीं करूंगा। सोमेटोगेमी। अच्छे से समझना सोमेटोगेमी को, क्योंकि बेसिडियोमाइसिडीज में फिर से आएगा सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी है, उस सोमेटोगेमी के अंदर बच्चों कोई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई गेमेटेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे टू डिफरेंट माइसीलियम की वेजिटेटिव सेल कांटेक्ट में आएगी।
पहले हम प्लाज्मोगेमी करवाएंगे, फिर उसके बाद में कैरियोगेमी, देन मियोसिस। चलो समझते हैं। ये आपके सामने बच्चों मैंने एक हाइफा रखा है। यह हाइफा एक माइसीलियम का ही हाइपा होगा। हाइपा और हाइपी तो जानते हो ना। हाइपा कब बोलेंगे? सिंगुलर, और हाइपी प्लूरल। ये बच्चों कोई दूसरा माइसीलियम है उसका हाइफा है, तो ये दोनों हाइफा क्या डिफरेंट माइसीलियम के हैं? अरे बोलो, डिफरेंट माइसीलियम क्या हाइफा है? इसके अंदर भी कैसी कंडीशन है? यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। सेप्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। अब ये दोनों जो हाइफा है या हाइपा दोनों आपस में आएंगे कांटेक्ट में। जब बच्चों कांटेक्ट में आएंगे तो फिर मुझे बताओ, सभी सेल्स फ्यूज हो जाएगी या फिर टू ही सेल फ्यूज होगी? टू ही सेल। इसकी ये सेल फ्यूज होगी और इसकी ये सेल फ्यूज होगी। अगर सेल्स फ्यूज होगी तो मुझे बताओ क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोगेमी या कैरियोगेमी? क्या बोला जाएगा? प्लाज्मोगेमी। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? प्लाज्मोगेमी। जब प्लाज्मोगेमी होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों जो हाइफा थे वो दोनों के दोनों हाइफा क्या हो गए हैं? फ्यूज। जब दोनों हाइफा फ्यूज हो गए तो वन सेल के अंदर कैसी कंडीशन बन गई है? क्या बच्चे डाइकैरियन कंडीशन बन गई है? अरे बोलो, वन सेल के अंदर डाइकैरियन कंडीशन बन गई है। रिमेनिंग सेल के अंदर कैसी कंडीशन है? यूनिकैरियन। अरे कैसी है? यूनिकैरियन, या फिर क्या बोल सकते हैं? मोनोकैरियन। कैसी कंडीशन है? मोनोकैरियन। अब इधर ध्यान देना सारे। जिस बच्चों सेल के अंदर डाइकैरियन कंडीशन बनी है वो सेल, यानी सेल जो हाइफा की जो सेल है वो सेल अब एक्सटेंडेड ग्रोथ करेगी, और जब एक्सटेंडेड ग्रोथ करेगी तो एक स्ट्रक्चर बनेगी। जब बच्चों एक्सटेंडेड ग्रोथ करेगी तो सारी सेल ग्रोथ करेगी, या हाइफा है उस हाइफा की वही सेल ग्रोथ करेगी जिसके अंदर डाइकैरियन कंडीशन बनी है। जिसमें डाइकैरियन कंडीशन फॉर्म हुई है वो बच्चों क्या करेगी? एक्सटेंडेड ग्रोथ। और जब एक्सटेंडेड ग्रोथ की तो एक्सटेंडेड ग्रोथ करने से एक स्ट्रक्चर डेवलप होती। जो बच्चों स्ट्रक्चर डेवलप होती है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एस्कोजिनस हाइफा। क्या बोला जाता है? एस्कोजिनस हाइफा। ये जो एस्कोजिनस हाइपा है, इसी एस्कोजिनस हाइपा को एक और नाम दिया जाता है और बोला जाता है एस्कस। क्या बोला जाता है? एस्कस। ये एस्कस और एस्कोजिनस हाइपा जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर बन रहा है तो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर रखता है। कैसी स्ट्रक्चर रखता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर। जब ये बच्चे ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है तो इस क्लास को क्या नाम दे दिया जाएगा? सेक फंजाई। अरे क्या बोल दिया जाएगा? सेक फंजाई। अरे समझ में तो आ रहा है क्या आपको? अब आगे क्या किया जाएगा? जब बच्चे ये एस्कस बन गया है तो अगली स्टेप के अंदर, अब मैं ये बाकी सेल नहीं दिखा रहा हूं, एक ही सेल दिखा रहा हूं समझाने के लिए। अरे ठीक है, जो एस्कस बना है इस एस्कस के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस हो जाएंगे ट्रांसफर। ये जो दोनों न्यूक्लियस है ये दोनों न्यूक्लियस किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? एस्कस में। जब एस्कस में ट्रांसफर हो जाएंगे तो मुझे बताओ एस्कस के इनसाइड क्या डाइकैरियन कंडीशन बन जाएगी? एस्कस के इनसाइड कैसी कंडीशन बन गई है? डाइकैरियन। जब एस्कस के इनसाइड डाइकैरियन कंडीशन बन गई है तो क्या अब हम इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस को फ्यूज करवा सकते हैं? अरे बोलो, यानी एस्कस के इनसाइड न्यूक्लियस को फ्यूज करवा सकते हैं। अगर न्यूक्लियस को फ्यूज करवाएंगे तो क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। क्या बोला जाएगा? कैरियोगेमी। अब बच्चों यहां पर इस एस्कस के अराउंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ये तो क्या है? एस्कस। इस एस्कस के अराउंड एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चे फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोला जाता है? फ्रूटिंग बॉडीज। और एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है बच्चे एस्कोकार्प। क्या बोला जाता है? एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प, इसी को क्या बोला गया है बच्चे? फ्रूटिंग बॉडी। ये जो फ्रूटिंग बॉडी और एस्कोकार्प है इसका फंक्शन क्या रहेगा? अभी ये एस्कोकार्प फॉर्म हो गया है, आगे ये कंटिन्यूअस रहेगा। आगे जब हम बच्चों एस्कस के इनसाइड जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस को फ्यूज करवाएंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट में फिर मियोसिस करवाएंगे और मियोसिस करवा के क्या बनाएंगे? स्पोर। अब जाइगोट को प्रॉपर प्रोटेक्शन देना, इसके अलावा जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, इसके अलावा आगे जब स्पोर बनेंगे तो उन स्पोर को प्रोटेक्शन देना, उन स्पोर को न्यूट्रिशन देना, किसका फंक्शन रहेगा? एस्कोकार्प का। यानी एस्कोकार्प है, ये एस्कोकार्प क्या करेगा? क्या बच्चों प्रोटेक्शन देगा? अरे बोलो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, साथ में क्या प्रोवाइड करेगा बच्चे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड
न्यूट्रिशन। ये बच्चों दोनों काम करता है इसको कार। तो फिर आगे अगर एस्कस के इनसाइड हम बोलेंगे डाइकैरियन कंडीशन बन गई है, तो क्या हम बच्चों अब आगे कैरियोगेमी करवा सकते हैं? अरे बोलू, क्या करवा सकते हैं? कैरियोगेमी। जब कैरियोगेमी करवाएंगे तो एस्कस के इनसाइड दोनों न्यूक्लियस और न्यूक्लियस होंगे फ्यूज। जब बच्चों दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, एस्कस के इनसाइड है, क्या बनेगा? क्या जाइगोट बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? जाइगोट। जो जाइगोट हो, जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर रहेगी? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। और इस एस्कस के अराउंड, एस्कस के अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगा? क्या एस्को कार्प रहेगा? अरे बोलो। और बच्चों इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है? एस्कस के इनसाइड जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट के अंदर करवाया जाएगा बच्चे मियोसिस। क्या करवाएंगे? मियोसिस। जब जाइगोट में मियोसिस करवाएंगे तो आफ्टर मियोसिस क्या बनेंगे? क्या स्पोर बनेंगे? और यहाँ पे बनने वाले स्पोर को बोला जाता है एस्कोस्पोर। क्या बोला जाता है? एस्कोस्पोर। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस क्लास के अंदर एस्कोस्पोर बनते, उस क्लास का नाम रखा गया है एस्कोमाइसिटीज। इसीलिए इस क्लास का नाम क्या रखा गया है? एस्कोमाइसिटीज। जब बच्चों वन जाइगोट, इस वन जाइगोट के अंदर मियोसिस करवाएंगे, तो मुझे बताओ एस्कोस्पोर के नंबर कितने होंगे? क्या 4 होंगे? अरे बोलो। और इस एस्कस के अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगी? क्या फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट रहेगी? इस फ्रूटिंग बॉडी को आप क्या बोलोगे? एस्कोकार। इधर ध्यान देना सारे एक बार। ये अराउंड जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलोगे आप? एस्कोकार। एस्कोकार्प के इनसाइड क्या है? एस्कस। अरे क्या है? एस्कस। और एस्कस के इनसाइड क्या है? एस्कोस्पोर। अच्छे से पता होना चाहिए। एस्कस के इनसाइड क्या है बच्चे? एस्कोस्पोर। तो ध्यान से, जो चारों तरफ बच्चों प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो रही है, उसका नाम एस्कोकार। एस्कोकार के इनसाइड एस्कस, एस्कस के इनसाइड एस्कोस्पोर। अब बच्चों ये जो एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर को नंबर बढ़ाने के लिए, इन एस्कोस्पोर के नंबर बढ़ाने के लिए आगे क्या किया जाता है? माइटोसिस। और जब माइटोसिस किया जाता है तो बताओ अब कितने एस्कोस्पोर हो जाएंगे? क्या बच्चों? 8 हो जाएंगे। 4 से कितने हो जाएंगे? 8। क्योंकि ईच एस्कोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगा, और अगर माइटोसिस होगा तो सेल्स के नंबर क्या डबल होंगे? तो 4 से कितने हो जाएंगे? 8। 8 एस्कोस्पोर बन गए। अब एस्कोस्पोर बच्चों धीरे धीरे क्या होंगे? मेच्योर। जब एस्कोस्पोर मेच्योर होंगे तो आफ्टर मेच्योरेशन बच्चे एस्कस है, उस एस्कस को करेंगे ब्रेक। जब एस्कस ब्रेक होगा तो साथ में एस्कोकार्प भी क्या हो जाएगा? ब्रेक। और ये एस्कोस्पोर कहाँ जाएंगे? बाहर। एस्कोस्पोर कहाँ गए? बाहर। ये एस्कोस्पोर बाहर आके, बाहर आने के बाद में इनका क्या किया जाएगा? जर्मिनेशन। जब एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन होगा तो वो क्या बनेगा? क्या बच्चे? माइसीलियम बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा? माइसीलियम। और माइसीलियम बनते ही हम बोलेंगे क्या बन गया? क्या न्यू एस्कोमाइसिटीज का मेंबर बन गया एक? अरे बोलो। अब देखो, जो प्रोसेस समझाइए वो समझ में आई है नहीं आई है? रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। टू वेजिटेटिव सेल डिफरेंट हाइफा, यानी डिफरेंट माइसीलियम के डिफरेंट हाइफा की टू वेजिटेटिव सेल आपस में कांटेक्ट में आई। कांटेक्ट में आते क्या हुआ? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने से क्या हाइफा की वन सेल के अंदर बच्चों डाइकैरियन कंडीशन बनी। जिस सेल में डाइकैरियन कंडीशन बनी, वो हाइफा की वो सेल क्या कर गई? एक्सटेंडेड ग्रोथ। और जब एक्सटेंडेड ग्रोथ की उसने, तो क्या एस्कस बना। उसी को क्या बोला जाता है? एस्कोजिनस हाइफा। ये एस्कस और एस्कोजिनस हाइफा के सेक लाइक स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए क्लास का नाम क्या रखा गया? सेक फंजाई। फिर बच्चों इन न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाता है एस्कस में। एस्कस के इनसाइड कैसी कंडीशन बन गई? डाइकैरियन। कैसी? डाइकैरियन। डाइकैरियन कंडीशन बन गई तो एस्कस को और बच्चों आगे बनने वाले स्पोर है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है जिसका नाम क्या है? एस्कोकार्प। एस्कोकार्प और एस्कोकार्प के इनसाइड एस्कस, और एस्कस के इनसाइड क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आगे किए गए फ्यूज। फ्यूज किए गए तो क्या कैरियोगेमी बोला जाए? कैरियोगेमी होते ही क्या बना? जाइगोट। जाइगोट के अंदर हुआ मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में बन रहा स्पोर। इन स्पोर को बोला जाएगा एस्कोस्पोर। जब बच्चों जिस क्लास के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर बनते तो उस क्लास का नाम क्या रखा गया? एस्कोमाइसिटी। एस्कोस्पोर के नंबर बढ़ाने के लिए किया गया माइटोसिस। और जब माइटोसिस किया गया तो फिर बच्चे
एस को स्पोर के नंबर इंक्रीज हुए, एस को स्पोर मेच्योर हुए, आफ्टर मेच्योरेशन एस को कार्प एंड एस कस को किया गया ब्रेक, एस को स्पोर आए बाहर, हुआ जर्मिनेशन और क्या बन गया, माइसीलियम। हेलो, अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, आप बोलो तो। तैयार हो? एस को कार्प, एस को कार्प सॉरी एस को स्पोर, एस को स्पोर है, उन एस को स्पोर का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? फॉर्मेशन एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली? है पक्का? लिख दूं? फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एंडोजीनियसली। आप तो ये बताइए जर्मिनेशन कैसे हो रहा है? जर्मिनेशन क्या बाहर आके जर्मिनेट हुए? तो क्या बोला जाएगा? एक्सोजीनियसली। अरे ठीक है, तो याद रखना है एस को स्पोर है उन एस को स्पोर है उन एस को स्पोर का जर्मिनेशन तो क्या होता है? एक्सोजीनियसली, और फॉर्मेशन कहां होता है? एंडोजीनियसली। याद रहेगा? चलो खींचो फोटो, आगे बढ़े। बच्चों एस को कार्प है, एस को कार्प एक फ्लोटिंग बॉडी है। एस को कार्प के इनसाइड क्या होता है? एस्कस। एस्कस है, उस एस्कस की बात करें तो एस्कस के जनरली वन एस को कार्प के अंदर नंबर कितने रहेंगे? बच्चों एस्कस के नंबर 1 to 4 हो सकते हैं, यानी मिनिमम तो क्या रहेगा? 1, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। यानी वन एस को कार्प के अंदर एस्कस के नंबर कितने रहेंगे? 1 to 4। फिर बात करें एस को स्पोर की, तो एस को स्पोर बच्चों आफ्टर मियोसिस, अगर मैं आफ्टर मियोसिस बात करूं एस को स्पोर की, तो कितने रहेंगे? क्या 4 रहेंगे? अरे बोलो। लेकिन मैं बोलूंगा जनरली, मोस्टली, मेनली एस को स्पोर के नंबर कितने होते हैं? 8। क्यों ये जनरली, मेनली, मोस्टली, कॉमनली क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि जनरली एस को स्पोर के नंबर एस को माइसिटीज में कितने होते हैं? 4 भी मिलता है ऑप्शन में और 8 भी मिलता है। क्या टिक करना है? 8। क्योंकि माइटोसिस होता ही होता है मोस्टली, कई बार नहीं होता है, तो बच्चे स्पोर के नंबर कितने मिलेंगे? 4। यानी मिनिमम कितने स्पोर रहेंगे वन एस्कस के अंदर? 4। और मैक्सिमम कितने होंगे? 8। और मैक्सिमम कंडीशन के अंदर कितने मिलेंगे? 8। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे टाइप ऑफ एस्कोकार। टाइप ऑफ एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के टाइप, फर्स्ट क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम क्या होता है? ये बच्चों जो एस्कोकार्प होगा ये बॉल शेप होगा। कैसा होगा? बॉल शेप। बॉल शेप होगा और एस्कोकार्प के इनसाइड क्या बनेंगे? एस्कस। बताओ वन एस्कोकार्प के अंदर एस्कस के नंबर कितने होंगे? अरे बोलो। 1 to 4। और वन एस्कस के अंदर एस्को स्पोर के नंबर
हैं? पक्का? ये बच्चों क्लिस्टोथीसियम कब बोलेंगे? जब एस को कार्ब कैसा हो? बॉल शेप, और बॉल शेप होने के साथ में टोटली क्या हो? क्लोज्ड। कहीं से भी आपको खुला मिल रहा है क्या? नहीं। तो बताओ ये प्रोटेक्शन कितना देगा, कितने % प्रोटेक्शन देगा? अरे बोलो, प्रोटेक्शन क्या 100% देगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप है वो है बच्चे पेरिथीसियम। पेरिथीसियम कब बोलेंगे? अगर एस को कार्ब है, वो एस को कार्ब बच्चों फ्लास्क शेप है। कैसा है? फ्लास्क शेप, यानी मटकी की जैसा बन गया है। फ्लास्क शेप अगर एस को कार्ब है तो क्या बोला जाएगा? पेरिथीसियम। फ्लास्क शेप है। आप तो मुझे बताओ, अगर पेरिथीसियम है तो पेरिथीसियम एस को कार्ब कितने % प्रोटेक्शन देगा? 70%। कैसे निकाला? कैलकुलेट कैसे किया? कैसे कैलकुलेट किया? हाँ, कोई क्राइटेरिया तो होगा कैलकुलेशन करने का? है? कभी भी ये नहीं बोलेंगे 70%, 80%। नो, क्या बोला जाएगा? लेस देन 100%। क्या बोला जाएगा? लेस देन 100%। बोल रहे 70%। एपोथीसियम, नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है? एपोथीसियम। एपोथीसियम होगा, वो रहेगा बच्चे डिस्क शेप। डिस्क शेप है तो टोटल क्या रहेगा? ओपन। अगर टोटली ओपन है तो मुझे बताओ प्रोटेक्शन कितना देगा? अंडा, 0%। ये क्या है बच्चे? ये यहाँ पर बेस नहीं है, ये क्या है? एस को कार्ब और यहाँ पे एस को कार्ब के ऊपर क्या बन रहे हैं? एस कस। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम बोलेंगे प्रोटेक्शन कितना दे रहा है? 0%। ठीक है जी। आगे एग्जाम्पल्स। अब एनसी मॉड्यूल खोलो अपना, एनसीईआरटी के मॉड्यूल खोल के रखना। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल आता है पेनिसिलियम। कौन सा आता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम को जब आप देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको बच्चे ब्रांच्ड कोनिडियोफोर मिलता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या मिलता है? ब्रांच कोनिडियोफोर, यानी कोनिडिया से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल, और कोनिडिया से जब रिप्रोडक्शन होगा तो कोनिडियोफोर के ऊपर क्या बनते हैं? कोनिडिया। और इसके अंदर कोनिडियोफोर क्या होता है? ब्रांच्ड। बच्चों पेनिसिलियम, इस पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक कलेक्ट की गई थी और उस एंटीबायोटिक का नाम आपको बताया था पेनिसिलिन। जिस पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक कलेक्ट की गई थी उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। याद रहेगा। आगे नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल आ रहा है, वो आ रहा है एस्परजिलस। एस्परजिलस है, ये एस्परजिलस बच्चों एक एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एस्परजिलोसिस। क्या नाम है? एस्परजिलोसिस। इसके अलावा ये एस्परजिलोसिस बच्चों एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है एल्फ्ला टॉक्सिन, और ये एल्फ्ला टॉक्सिन कार्सोजेनिक होता है, यानी कैंसर कोज करने वाला होता है। बच्चों एस्परजिलोसिस की एक स्पीसीज है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। इसको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली ग्रो करवा के सिट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड इससे कलेक्ट किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड कलेक्ट करने के लिए कौन से एस्परजिलस का यूज किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर। और बच्चों लेबोरेटरी के अंदर जब इसको ग्रोथ करवाते तो ऐसा लगता है जैसे वीड उगा वो, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? लेबोरेटरी वीड। क्या बोल दिया जाता है? लेबोरेटरी वीड। नेक्स्ट आ रहा है क्लेविसेप्स। क्या नाम है? क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स, उन क्लेविसेप्स की एक स्पीसीज के बारे में भी बात की गई है, क्लेविसेप्स पर्फ्यूरिया। क्लेविसेप्स से बच्चों हम देखेंगे तो एक डिजीज होती है बाजरा के अंदर, उस डिजीज को बोला जाता है इरगट डिजीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरगट डिजीज इन बाजरा एंड रे के अंदर इरगट डिजीज कॉज करने वाला कौन है? तो क्या देना आंसर बच्चे? क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स से एक एंटीबायोटिक भी बच्चे, ये एक ड्रग है और ड्रग भी कलेक्ट की जाती है, सॉरी एंटीबायोटिक नहीं, क्या कलेक्ट की जाती है? ड्रग।
उस ड्रग का नाम है इरगोटिन। क्या नाम है? इरगोटिन। और ये इरगोटिन बच्चों नारकोटिक ड्रग है। क्या है? नारकोटिक ड्रग। और जो नारकोटिक ड्रग होती है उनको बोला जाता है एलएसडी। क्या बोला जाता है? एलएसडी। यानी जो किसके हुए होते हैं उनको दी जाती है, दिमाग से थोड़े पैदल होते हैं उनको दी जाती है। तो ये ड्रग बच्चों किन को दी जाएगी? जो बहुत ज्यादा भ्रमित रहेंगे, यानी अपना काम प्रॉपर कर ही नहीं पाते। कभी भी अगर छत पे चले गए तो नीचे का गेट बंद किया नहीं किया, ये उनको रहता है। फिर देख के आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, गेट बंद किया नहीं किया। तो ये बहुत ज्यादा कह रहते हैं मैंने उसको फोन किया नहीं किया, लोगों को बार बार फोन करते रहते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो उनको क्या हो गए ये बच्चे? थोड़े स्क्रू क्या हो गए? लूज। अगर लूज हो गए तो इनको क्या बोला जाएगा बच्चे? हेलुसिनोजेनिक। क्या बोला जाएगा? हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक कब बोला जाता है? अगर थोड़े दिमाग से पैदल होते हैं तो। और हेलुसिनोजेनिक जो लोग हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज में ली जाती है उसका नाम क्या है? इरगोटिन। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा बच्चे, वो मिल रहा है मोरसेला। मोरसेला, ये मोरसेला बच्चे को आपकी एनसीईआरटी लिख रही है मॉरेल्स। मोरसेला को आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है? मॉरेल्स। और मॉरेल्स ये ईडिएबल फंजाई होता है। तो ये भी याद रखना है, ईडिएबल फंजाई कौन है? एस्कोमाइसिटीज का मोरसेला। और देखेंगे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपको मिलेगा न्यूरोस्पोरा। क्या मिल रहा है? न्यूरोस्पोरा। पढ़ रखा आपने न्यूरोस्पोरा के बारे में जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में यूज में लिया जाता है न्यूरोस्पोरा को। और बच्चों इस न्यूरोस्पोरा को यूज में लेके जेनेटिक्स में एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। याद है क्या? और वन जीन वन एंजाइम थ्योरी देके साइंटिस्टों ने नोबेल प्राइज जीता। क्या जीता? नोबेल प्राइज। बच्चों इसको ड्रोसोफिलिया प्लांट किंगडम बोला जाता है। यानी ड्रोसोफिलिया जो काम करता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज में लिया जाता है ड्रोसोफिलिया को, वैसे ही इस न्यूरोस्पोरा को यूज में लिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिलिया प्लांट किंगडम। यहां से बच्चे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में ये बोला गया वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसको यूज में लेके दी गई? न्यूरोस्पोरा। ड्रोसोफिलिया प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? न्यूरोस्पोरा। याद रहेगा। फिर उसके बाद में बच्चे एरिसिप। एरिसिप के बारे में बात की जाए तो ये बच्चे पाउडर रिलीज करके प्लांट्स के ऊपर डिजीज कॉज करता है। पाउडर रिलीज करके क्या करता है? प्लांट्स के ऊपर डिजीज कॉज करता है। और लास्ट में है बच्चे ट्रफल्स। ट्रफल्स को आपकी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी लिख रही है बफल्स। बफल्स कुछ नहीं होता है, ट्रफल्स होता है। बफल्स लिख रही है, देख लेना आप चाहिए क्या होता है? ट्रफल्स। और ट्रफल्स भी क्या होते हैं बच्चे? ईडिएबल फंजाई। तो ईडिएबल फंजाई कितने? एस्कोमाइसिडीज के अंदर 2। एक तो कौन सा है? मॉरेल्स। और दूसरा कौन सा है? ट्रफल्स। अरे ठीक है। और जितने एग्जाम्पल बताएं याद करने आपको एनसीईआरटी के, ये मैक्सिमम एक नहीं होगा एरिसिप, बाकी सब है। एरिसिप नहीं होगा, बाकी सारे हैं, सब मिलेंगे आपको। इसके अंदर आपको पेनिसिलियम भी मिलेगा, एस्परजिलस भी मिलेगा, क्लेविसेप्स भी मिलेगा, न्यूरोस्पोरा भी मिलेगा, मॉरेल्स भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? ट्रफल्स। अरे ठीक है। हेलो बच्चों, इस क्लास का एक एग्जाम्पल और रह गया है, और उस क्लास का नाम क्या है? ईस्ट। खींचो फोटो। बफल्स ये ना। हो गई फोटोग्राफी? ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? क्या यूनिसेलर यूकेरियोट होता है? ये क्या है? यूनिसेलर यूकेरियोट। सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि ईस्ट कहां ग्रोथ करेगा। जहां पे बच्चों शुगर मिल जाएगी वहीं ग्रोथ कर लेगा। जहां पे शुगर मिल जाएगी वहीं क्या कर लेगा? ग्रोथ। तो ग्रोथ कहां करता है? फ्लावर्स पे ये ग्रोथ कर सकता है बच्चे। प्लांट के फ्लावर्स पे क्या कर सकता है? ग्रोथ। शुगर केन के ऊपर तो ग्रोथ करेगा ही करेगा, क्योंकि शुगर केन के अंदर क्या प्रेजेंट है?
शुगर। बच्चे इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे प्लांट है जिनके ऊपर ये क्या करेगा, ग्रोथ। जब हम बात करें बच्चे, जिस प्लांट से शुगर मिल रही है उसी प्लांट से क्या कर लेगा, ग्रोथ उसी के ऊपर। तो अगर इसको आर्टिफिशियली शुगर सॉल्यूशन में ग्रोथ करवाएं तो क्या कुछ इसके अंदर स्पेशल टाइप का देखने को मिलता है? यस। और स्पेशल टाइप का क्या देखने को मिलता है, जब भी इसको बच्चे जब भी प्रॉपर इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और शुगर अगर मोर मिलेगी तो ये रेपिडली बडिंग करता है, क्योंकि इसके अंदर बडिंग होती है, आप जानते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे बच्चे, बडिंग से। तो मैंने क्या किया, एक दिन ईस्ट को पकड़ा और ईस्ट को डाल दिया बच्चे शुगर सॉल्यूशन में। शुगर सॉल्यूशन में डाल के भूल गया और सो गया। सुबह जब देखा तो बच्चों ये तो दिन दुगुनी रात चौगुनी ग्रोथ किया हुआ था। ये जब हम देख रहे हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर लग रही होगी जैसे माइसीलियम बन गया हो, लेकिन इसके अंदर माइसीलियल बॉडी नहीं होती बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है बडिंग की वजह से। ये रेपिडली बडिंग फॉर्म करता है और रेपिडली जब बडिंग फॉर्म करेगा तो माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ट्रू माइसीलियम नहीं है। अगर ट्रू माइसीलियम नहीं है तो इसको क्या बोला जाएगा, स्यूडो माइसीलियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यूडो माइसीलियम कौन फॉर्म करता है, तो याद रखना है कौन करेगा, ओनली ईस्ट। ईस्ट के अलावा किंगडम फंजाई के अंदर स्यूडो माइसीलियम फॉर्म करने वाला कोई भी नहीं होगा। बात की जाए कि ईस्ट हाउस ईस्ट के क्या यूज होंगे, बताए हुए हैं आपको यूज पहले। ईस्ट हाउस ईस्ट का एक यूज तो होता है इथेनॉल प्रोडक्शन में, यानी वाइन इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज में लिया जाता है, याद आया। तो ब्रेवरी इंडस्ट्रीज के अंदर किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। और अगर बात करें तो विटामिन B2 के प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है किसका, ईस्ट का। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्लास का नाम बेसिडियोमाइसिटीज। और बेसिडियोमाइसिटीज, इस बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं बच्चे क्लब फंजाई। क्या हुआ, खुश हो गए कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाग्य। ऐसे सपने खुली आंखों से नहीं लेने चाहिए। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को बोला जाता है क्लब फंजाई। क्लब फंजाई क्यों बोला जाता है उसके बारे में समझते हैं। बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इनकी हैबिट। हैबिटेट देखेंगे तो ये बच्चे मॉइस्ट सॉइल के अंदर ग्रोथ करता है। मॉइस्ट सॉइल के अलावा ये बच्चे ग्रोथ करता है प्लांट लॉग्स पे। इसके अलावा बच्चे प्लांट स्टम्प्स पे और पैरासाइट ऑन पैरासाइट की फॉर्म में भी क्या करेगा, ग्रोथ। पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो देखो सोइल में भी ग्रोथ करता है। इसके अलावा लॉग्स जानते हो ना। इसके अलावा बच्चे प्लांट स्टम्प्स किसको बोला जाता है, जो सूखी हुई लकड़ियां रहती है प्लांट के ऊपर उनको क्या बोला जाएगा, प्लांट स्टम्प्स। और बच्चों पैरासाइट की फॉर्म में भी ग्रोथ करता है किसके ऊपर, प्लांट्स पे। अब बात करने जा रहे हैं इसके माइसीलियम की स्ट्रक्चर की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, माइसीलियम स्ट्रक्चर। जब हम बच्चों एस्कोमाइसिटीज में देख रहे थे तो जो स्पोर फॉर्म हो रहा था वो क्या, एस्को स्पोर। और यहां पर देखेंगे तो बच्चों जो स्पोर फॉर्म होता है उस स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर। अरे क्या नाम है, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर फॉर्म होता है और जब बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन होता है तो आफ्टर जर्मिनेशन माइसीलियम और माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो आपके सामने रख रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना पॉइंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। माइसीलियम और माइसीलियम की स्ट्रक्चर देखेंगे
तो बच्चों माइसीलियम की स्ट्रक्चर आपको सेम टू सेम मिलेगी किसके जैसी, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी थी, अरे बोलो, क्या यूनी सेलुलर नहीं, यूनी न्यूक्लिएटेड है, क्या यूनी न्यूक्लिएटेड, करोगे सब कुछ गड़बड़ है। कैसी कंडीशन थी, यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड के अलावा सेप्टेड, सेप्टेड के अलावा ब्रांच विथ पोर, ब्रांच विथ पोर्स थी। यहां पर भी ऐसी कंडीशन रहेगी, यानी यूनी न्यूक्लिएटेड सेप्टेड ब्रांच विथ पोर। ये जो माइसीलियम बन रहा है, इस माइसीलियम को नाम दिया जाता है बच्चे प्राइमरी माइसीलियम। क्या नाम दिया जाता है, प्राइमरी माइसीलियम। यानी इनके अंदर एक माइसीलियम और बनेगा, वो एक माइसीलियम और बनता है, इसको हटा दो ना, वो इधर बना रहा हूं। वो बच्चों माइसीलियम बनता है आफ्टर प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, इस प्लाज्मोगेमी के बाद में बनता है। और जब आप उस माइसीलियम को देखोगे तो उस माइसीलियम में जो हाइफा रहेंगे, उस हाइफा के अंदर ई सेल में बच्चे 2 न्यूक्लियस रहेंगे। कितने न्यूक्लियस रहेंगे, 2 न्यूक्लियस। अगर 2 न्यूक्लियस रहेंगे तो बोलो क्या बोले, क्या बाई न्यूक्लिएटेड बोले, क्या बोला जाएगा, बाई न्यूक्लिएटेड। यानी ईच बच्चों सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस। और ये 2 न्यूक्लियस है, तो अब बताओ माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्या बाई न्यूक्लिएटेड है, सेप्टेड है या सेप्टेड, सेप्टेड। ब्रांच या अनब्रांच, ब्रांच। पोर या विदाउट पोर, विथ पोर्स। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी माइसीलियम। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी माइसीलियम। सर ऐसा क्यों हो गया, समझो। जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद में इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाता है, यस और नो, याद करो, कल शाम को बताया था। फिर मैंने बोला था एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर फाइकोमाइसिटीज के बाद में इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं होता। हो सकता है मेनी मंथ, हो सकता है मेनी ईयर्स के लिए प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी नहीं हो रहा। और मोस्टली ऐसी कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज। ये भी लाइन बोली थी। तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद में इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं होता। अगर इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं होता तो बच्चों देखा जाता है कि इसके अंदर कंडीशन कैसी बन जाती है, डाई कैरियोन। और ये डाई कैरियोन एक सेल के अंदर नहीं बनती है, सभी सेल में। तो आप बोलोगे सर सभी सेल में कैसे पॉसिबल है, इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है, क्लेम्प कनेक्शन। क्या रहता है बच्चे, क्लेम्प कनेक्शन। ये क्लेम्प कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये जो यूनी न्यूक्लिएटेड से बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर्म होती है वो किससे होती है, क्लेम्प कनेक्शन से। किससे होती है, क्लेम्प कनेक्शन। बताऊंगा मैं आपको क्लेम्प कनेक्शन, क्लेम्प कनेक्शन से ही होती है। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब फाइकोमाइसिटीज के अंदर हम पढ़ेंगे तो माइसीलियम स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, बोलो कैसी रहेगी। फाइकोमाइसिटीज की बात करो, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलोगे क्या, सिनोसाइटिक, एसेप्टेड एंड ब्रांच। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखा हुआ नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूं। फिर बच्चों एस्कोमाइसिटीज में बताओ, यूनी न्यूक्लिएटेड सेप्टेड ब्रांच विथ पोर। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर प्राइमरी माइसीलियम, यूनी न्यूक्लिएटेड सेप्टेड ब्रांच विथ पोर। सेकेंडरी माइसीलियम, बाई न्यूक्लिएटेड सेप्टेड ब्रांच विथ पोर। ठीक है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन। जब बच्चों रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के अंदर यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो रहता है एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहेगा, लेकिन आप जानते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। आपको बता रखा है ईस्ट को छोड़ के सभी फंजाई की बॉडी कैसी है, फिलामेंटस। तो ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसके अंदर तो ईस्ट आता ही नहीं। अगर ईस्ट नहीं आता है तो क्या सभी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों 2 मेथड से होता है। कितने मेथड से होता है, 2 मेथड से। 2 मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड है सोमेटोगेमी,
और सेकंड मेथड है बच्चे स्पर्मेटाइजेशन। कौन सा है? स्पर्मेटाइजेशन। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिडियोमाइसिडीज के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे, हटा दूं। बच्चों बेसिडियोमाइसिडीज क्लास के मेंबर्स में डोलीपोर सेप्टम देखने को मिलते हैं। ये डोलीपोर सेप्टम क्या होते हैं उनके बारे में समझा रहा हूं। डोलीपोर सेप्टम में क्या होता है आपको पहले ही पता है, इनके अंदर सेप्टम और सेप्टम कंप्लीट नहीं होते, क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। तो जो सेप्टम का एंड पार्ट होता है वो एंड पार्ट बच्चों स्प्रेड हो जाता है, और जब एंड पार्ट स्प्रेड हो जाता है तो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यानी डोम शेप स्ट्रक्चर बनती है। जब डोम शेप स्ट्रक्चर बनती है तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? डोलीपोर सेप्टम। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब बच्चों इनके अंदर कंप्लीट सेप्टम नहीं है, इनकम्प्लीट सेप्टम है, तो सेप्टम का एंड पार्ट क्या हो जाता है? स्प्रेड। और जब एंड पार्ट स्प्रेड होता है तो इस स्प्रेड पार्ट को बोला जाता है पेरेंथीसम। क्या बोला जाता है? पेरेंथीसम। और ये जो जब आमने सामने हो जाएंगे स्प्रेड पार्ट, तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी बच्चे? डोम शेप। और जब डोम शेप स्ट्रक्चर बन रही है तो इसको क्या बोला जाएगा? डोलीपोर सेप्टम। डोलीपोर सेप्टम रखना यूनिक कैरेक्टर है बेसिडियोमाइसिटीज का। डोलीपोर सेप्टम रखना यूनिक कैरेक्टर है बेसिडियोमाइसिटीज का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सभी बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर में डोलीपोर सेप्टम मिले। लेकिन जिसमें भी डोलीपोर सेप्टम मिलेगा वो कौन सी क्लास का मेंबर होगा? बेसिडियोमाइसिटीज का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ही डोलीपोर सेप्टम मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सभी मेंबर के अंदर डोलीपोर सेप्टम मिले। लेकिन जिसमें भी अगर डोलीपोर सेप्टम है तो वो कौन सी क्लास का मेंबर होगा? बेसिडियोमाइसिटीज का। बच्चों इनका एक और कैरेक्टर है, वो है क्लेम कनेक्शन। ये क्लेम कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। हाइपा की जितनी भी नेबरिंग सेल होती हैं, उन नेबरिंग सेल को अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसको क्या बोला जाता है? क्लेम कनेक्शन। इधर ध्यान दीजिए, ये आपके सामने मैंने बच्चों एक हाइफा लिया है, और इस हाइफा के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। उन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। और अगर प्राइमरी माइसीलियम है तो कैसी कंडीशन रहेगी? यूनिन्यूक्लिएटेड। अब क्या किया जाता है, जितने भी नेबरिंग बच्चों ये हाइफा की सेल है, इन हाइफा की सेल को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट। और जब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाता है तो इस कनेक्शन को नाम क्या दिया जाता है? क्लेम कनेक्शन। क्लेम कनेक्शन भी होना बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का कैरेक्टर है, और किसी के अंदर बच्चों क्लेम कनेक्शन देखा नहीं जाता है। तो क्लेम कनेक्शन भी किस क्लास का मेंबर है? किस क्लास का कैरेक्टर है? बेसिडियोमाइसिटी। जिसके अंदर अगर क्लेम कनेक्शन हो रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज का होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सभी के अंदर क्लेम कनेक्शन हो। तो जिसमें भी क्लेम कनेक्शन देखने को मिल रहा है वो कौन सी क्लास का मेंबर होगा? बेसिडियोमाइसिटी। जब बच्चों क्लेम कनेक्शन होता है तो इसी क्लेम कनेक्शन की वजह से मोनोकैरियन से डाइकैरियन कंडीशन बनती है सभी सेल्स में। यानी आपको बताया था बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन सभी सेल में फॉर्म होती है तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्लेम कनेक्शन। यानी मोनोकैरियोटिक कंडीशन से डाइकैरियोटिक कंडीशन फॉर्म करने के लिए बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लेम कनेक्शन। अरे ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे सोमेटोगेमी के बारे में, और सोमेटोगेमी के अंदर मैं क्लेम कनेक्शन को और डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कैसे मोनोकैरियन से डाइकैरियन कंडीशन बनेगी। अरे ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ रहा है बच्चे? सोमेटोगेमी।
सोमेटोगेमी और सोमेटोगेमी आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या है मेथड। इसके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई गेमेटेंजिया फॉर्म नहीं होता। डिफरेंट माइसीलियम के क्या आते हैं हाइफा। और बोलो डिफरेंट डिफरेंट माइसीलियम के क्या आएंगे हाइफा। हाइफा आएंगे तो ये मैंने बच्चों एक हाइफा लिया है और ये लिया है दूसरा हाइफा। इनके अंदर प्रेजेंट है बच्चे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो बताइए कैसी कंडीशन है, यूनि न्यूक्लिएटेड है या बाई न्यूक्लिएटेड। अरे कैसी है यूनि न्यूक्लिएटेड। यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अब ये दोनों के दोनों हाइफा कांटेक्ट में आएंगे और जब कांटेक्ट में आएंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्या प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी हुआ तो प्लाज्मोगेमी होते ही मुझे बताओ सभी हाइफा की सभी सेल के अंदर मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन कंडीशन बन जाएगी या फिर वन सेल के अंदर मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन। वन सेल में सभी सेल में बच्चे मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन कंडीशन नहीं बनेगी। तो देखो एक सेल के अंदर कैसी कंडीशन बन गई है मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन। रिमेनिंग सेल के अंदर कैसी कंडीशन है बच्चे मोनोकैरियोन। अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्लेम कनेक्शन होगा। क्या होगा बच्चे क्लेम कनेक्शन। अब क्लेम कनेक्शन होगा तो क्लेम कनेक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। देखो देखें सभी, क्या जितनी भी हाइपा की नेबरिंग सेल थी उनके बिटवीन क्या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्शन मेंटेन हो गया। तो इस कनेक्शन को क्या बोला जाएगा क्लेम कनेक्शन। अब क्लेम कनेक्शन होने डेवलप होने के बाद में अब आगे बच्चे मोनोकैरियोन से कैसी कंडीशन बनानी है डाइकैरियोन। तो क्या होता है वो समझा रहा हूं, इधर ही ध्यान रखना। ये बच्चों जो न्यूक्लियस है, एक तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का न्यूक्लियस दिखाया और दूसरा कौन सा दिखाया है रेड कलर का। सबसे पहले मैं ब्लू कलर वाले न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा हूँ। ब्लू कलर वाला न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ तो डिवाइड होते ही बच्चों एक से कितने न्यूक्लियस हो गए दो। एक न्यूक्लियस तो यही रहेगा और दूसरा न्यूक्लियस बच्चों इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नेबरिंग सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या इसके अंदर मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन कंडीशन बन गई है। अरे बोलो क्या बच्चों इसी सेल के अंदर एक आपको रेड कलर का न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है। ये रेड कलर वाला न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और डिवाइड होगा तो वन से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे टू। एक न्यूक्लियस यही रहेगा और दूसरा न्यूक्लियस बच्चों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नेबरिंग सेल में चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन कंडीशन बन गई। और बोलो अब जो नेबरिंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस गए वो डिवाइड नहीं करेंगे, पहले से जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है वो डिवाइड होंगे। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो तो बताओ न्यूक्लियस के नंबर क्या 1 से 2 हो गए। एक न्यूक्लियस यही रहेगा, दूसरा न्यूक्लियस बच्चों नेबरिंग सेल के अंदर चला जाएगा। तो क्या यहाँ पर भी मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन। अरे बोलो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है तो ये भी डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद में नेबरिंग सेल में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर भी मोनोकैरियोन से कैसी कंडीशन डाइकैरियोन। अगर ऐसे ही सभी हाइपा की सेल्स के अंदर ऐसे ही बच्चों न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएंगे वन सेल टू अनदर सेल डिवीजन होके, तो क्या मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन कंडीशन डेवलप होगी माइसीलियम में। तो अब आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट माइसीलियम के हाइपा के अंदर मोनोकैरियोन से डाइकैरियोन कंडीशन डेवलप करने के लिए बेसिडियोमाइसीडीज के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लेम कनेक्शन। क्लियर। अब बच्चों हम समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारी सेल ले लिए पहले, लेकिन आगे समझने के लिए कितनी सेल ले रहे हैं 3। अरे कितनी ले रहे हैं 3।
और इन 3 सेल्स को आगे रख रहे हैं। इन 3 सेल्स के अंदर मुझे बताइए क्या बच्चों डाइकैरियन कंडीशन बन गई है या नहीं? कैसी कंडीशन बन गई है? डाइकैरियन। जब डाइकैरियन कंडीशन बनी है जिन सेल में, तो उन जिन सेल में डाइकैरियन कंडीशन बनी है उन सेल बच्चों अब ग्रोथ करेगी और वो सेल एक्सटेंडेड ग्रोथ करेगी। कैसी ग्रोथ करेगी? एक्सटेंडेड ग्रोथ। जब वो सेल एक्सटेंडेड ग्रोथ करेगी तो बच्चों स्ट्रक्चर डेवलप होगी, और यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप होगी तो स्ट्रक्चर एक साथ में बहुत सारी स्ट्रक्चर डेवलप होती है एक्सटेंडेड ग्रोथ होने से। वो स्ट्रक्चर कैसी दिखती है बच्चे? क्लब लाइक। कैसी दिखती है? क्लब लाइक। जब क्लब लाइक दिखती है तो इस क्लास को नाम दिया गया बच्चे क्लब फंजाई। तो प्यार से इसको क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई भी बोला जाता है। ये तो हमने कुछ ही बनाए, ये तो हमने क्या बनाए हैं? कुछ ही। जो ये बच्चों एक्सटेंडेड ग्रोथ करने से स्ट्रक्चर बनती है और क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोला जाता है यहाँ पे बेसिडियम। क्या बोला जाता है? बेसिडियम। बेसिडियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बेसिडियम। अब आगे समझने के लिए एक ही स्ट्रक्चर ले रहे हैं। यहां तक तो हमने कितनी ली है? 3। अब कितनी ले रहे हैं? 1। बच्चों जो बेसिडियम है, इस बेसिडियम के इनसाइड ये न्यूक्लियस ट्रांसफर होंगे। जब बेसिडियम के इनसाइड न्यूक्लियस ट्रांसफर होंगे तो बताओ बेसिडियम के इनसाइड कैसी कंडीशन बन गई है? क्या डाइकैरियन? अरे बोलो कैसी कंडीशन बन गई है? डाइकैरियन। जब डाइकैरियन कंडीशन बन गई है बेसिडियम के इनसाइड, तो फिर बच्चों अब हम क्या आगे कैरियोगेमी करवा सकते हैं? अरे बोलो कैरियोगेमी करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों एक पॉइंट यहां पर समझने वाला है। जब हम एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे थे तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्केस के अराउंड एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो रही थी जिसको बोल रहे थे एस्कोकार्प। यस और नो? क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या इनके अराउंड भी कोई फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगी? नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी। और यहाँ पर जो बॉडी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है उसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। क्या बोला जाता है? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प बच्चों ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल। कोई जरूरी नहीं है सभी के अंदर बेसिडियोकार्प फॉर्म हो, लेकिन एस्कोमाइसिडीज के अंदर एस्कोकार्प है वो इसेंशियल होता है। क्या होता है? इसेंशियल। यानी सभी के अंदर एस्कोकार्प फॉर्म होता है, लेकिन बेसिडियोमाइसिडीज के अंदर बेसिडियोकार्प बच्चों ऑप्शनल है, यानी कईयों के अंदर फॉर्म होगा, कईयों के अंदर फॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर बात करें मशरूम में, तो मशरूम बच्चों किस क्लास का मेंबर है? बेसिडियोमाइसिडीज का। और बेसिडियोमाइसिडीज का जो मशरूम है इसके अंदर आपको बेसिडियोकार्प नजर आएगा। क्या नजर आएगा? बेसिडियोकार्प। लेकिन अदर मेंबर के अंदर बेसिडियोकार्प नजर नहीं आता। जब बेसिडियम के इनसाइड डाइकैरियन कंडीशन बनी तो हम आगे क्या करवाने जा रहे हैं बच्चे? कैरियोगेमी। और जब कैरियोगेमी करवा देंगे तो बताओ बेसिडियम के इनसाइड बच्चों क्या जाइगोट बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। और जब जाइगोट बन गया तो कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? अरे बोलो डिप्लॉइड। छोड़ रहा हूं थोड़ी देर में। जाइगोट और जाइगोट फॉर्म हुआ, बोल दिया करो। जाइगोट फॉर्म और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? मियोसिस। और जब मियोसिस होगा जाइगोट में तो यहाँ पे बच्चे स्पोर फॉर्म होंगे। यहाँ पे फॉर्म होने वाले स्पोर हैं, उन स्पोर को बोला जाता है बेसिडियो स्पोर। जब बच्चों बेसिडियो स्पोर फॉर्म हुए तो इस क्लास का नाम रखा गया बेसिडियो माइसिडीज। तो जिस क्लास के अंदर बेसिडियो स्पोर फॉर्म हुए उस क्लास का नाम क्या रखा गया? बेसिडियो माइसिडीज। आप तो मुझे बताइए बेसिडियो स्पोर के नंबर कितने होंगे? 4 होंगे। और ये बेसिडियो स्पोर बच्चों पेरीफेरली फॉर्म होते हैं, सेंटर के अंदर फॉर्म नहीं होते। यानी बेसिडियम में बेसिडियो स्पोर कहां पे फॉर्म होते हैं? पेरीफेरी। और पेरीफेरी फॉर्म होते हैं और इन बेसिडियो स्पोर के नंबर कितने रहेंगे? 4। अरे कितने रहेंगे? 4। पेरीफेरी फॉर्म हो रहे हैं बेसिडियो स्पोर, तो फिर इनके अंदर बच्चे आगे माइटोसिस नहीं होगा। अगर ये सेंटर के अंदर फॉर्म होते तो इन बेसिडियो स्पोर के अंदर क्या हो जाता? माइटोसिस। लेकिन पेरीफेरली फॉर्म होने की वजह से इन बेसिडियो स्पोर के अंदर आगे बच्चे माइटोसिस नहीं होगा। ये बेसिडियम है, उस बेसिडियम से बाहर आएंगे बेसिडियो स्पोर, और जब बेसिडियो स्पोर बाहर आएंगे तो इनका क्या होगा बच्चे? जर्मिनेशन। और जब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन के बाद में क्या बना देंगे? माइसीलियम। क्या बना देंगे? माइसीलियम। ठीक है जी? अरे बोलो क्वेश्चन तैयार हो? क्वेश्चन में ये कि बेसिडियो स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली? हाँ टू गैप की बात। हाँ सर एक्सोजीनियसली मान लो। सुनिए, अरे सुनो तो।
जब भी स्पोर सेंटर में फॉर्म होंगे तो बोला जाएगा एंडोजीनियसली, लेकिन अगर स्पोर पेरिफेरली फॉर्म हो रहे तो क्या बोला जाता है एक्सोजीनियसली। यहाँ पे बेसिडियो स्पोर कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं पेरीफेरी, अगर पेरीफेरी फॉर्म हो रहे तो क्या बोला जाता है बच्चे एक्सोजीनियसली। तो याद रखना है बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है एक्सोजीनियसली, और बच्चों जर्मिनेशन भी कैसे होता है एक्सोजीनियसली। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, 18 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में ये बोला गया कि कौन सी क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन एक्सोजीनियसली होता है, और क्लास का नाम नहीं लिखा हुआ था, वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ था, और एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल था बेसिडियोमाइसीडीज का, और वो है एगेरिकस। कौन सा बच्चे एगेरिकस। हेलो, तो याद रखना है बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन बोथ आर एक्सोजीनियसली। ठीक है जी, हो जाएंगे, रिवाइज करो बार बार। थैंक यू मत बोल बेटा, चलेगी भी क्लास, पहले थैंक यू बोल रहा है। क्या बात है, इतनी अच्छे से रिक्वेस्ट करना आता आपको। इतने मासूम चेहरे बना के रिक्वेस्ट करें कि और पढ़ाओ सर। स्पर्मेटाइजेशन, बच्चों ये स्पर्मेटाइजेशन है, स्पर्मेटाइजेशन बेसिडियम आइसिडीज क्लास के सभी मेंबर्स में नहीं देखने को मिलता है। स्पर्मेटाइजेशन देखने को मिलता है बेसिडियम आइसिडीज क्लास के एक मेंबर में जिसका नाम है पक्सीनिया। क्या नाम है बच्चे पक्सीनिया। पक्सीनियस पक्सीनिया का मैं हाइफा बना रहा हूं, यह हाइफा है, और इस हाइफा के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके एक हाइपा पे यहां पर बनेगा बच्चे एक हाइपा, इस एक हाइपा के ऊपर यहां पे बनता है एक स्पोर। क्या बनता है स्पोर, जो स्पोर बना है इस स्पोर को मेल गेमेट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बच्चे स्पर्मेटिया। क्या बोला जाता है स्पर्मेटिया। ये स्पर्मेटिया एक्चुअल में नॉन मोटाइल होता है, कोई मोटाइल नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं होगी। ये स्पर्मेटिया एयर की हेल्प से बच्चों वन माइसीलियम टू अनदर माइसीलियम जाता है, वन माइसीलियम टू कहां जाएगा अनदर माइसीलियम, और अनदर माइसीलियम पे जाके ये बच्चों उस माइसीलियम की वन सेल से क्या हो जाता है फ्यूज। जब ये बच्चों यहां से यहां आकर फ्यूज होता है तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, क्या प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा कैरियोगेमी, और उसके बाद में क्या होगा मियोसिस। ठीक है जी, अगर स्पोर और स्पोर की हेल्प से आगे प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी देन मियोसिस हो रहा है तो क्या बोला जाएगा स्पर्मेटाइजेशन। और स्पोर कैसे है नॉन मोटाइल है तो क्या बोला गया स्पर्मेटिया, और स्पर्मेटिया की हेल्प से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोसेस को नाम क्या दिया गया है स्पर्मेटाइजेशन। बच्चों बेसिडियोमाइसीडीज का एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एक एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है पक्सीनिया। ध्यान से सुनो पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया, इस पक्सीनिया को बोला जाता है रस्ट फंजाई। क्या बोला जाता है रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वीट और वीट के अंदर एक डिजीज कोज करता है जिस डिजीज को बोला जाता है रस्ट डिजीज। क्या बोला जाता है रस्ट डिजीज। ध्यान रखना व्हाइट रस्ट डिजीज इन क्रूसीफेरी और मस्टर्ड कौन कोज करेगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। वीट उस वीट में रस्ट डिजीज कोज करने वाला कौन है पक्सीनिया। पक्सीनिया, उस पक्सीनिया की कुछ स्पीसीज है वो लिख रहा हूं। एक है बच्चे पक्सीनिया ग्रेमिनिस, एक दे रखी है बच्चे पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, एक होती है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, नहीं दे रखी है। ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस बच्चों ब्लैक रस्ट कोज करता है, इसी को बोला जाता है स्टेम रस्ट।
बच्चे पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट डिजीज कॉज करता है, और ये करता है लीफ में, तो इसको बोला जाता है लीफ रस्ट। और पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस ये येलो रस्ट डिजीज कॉज करता है। कैसे, समझो इधर। पक्सिनिया ग्रेमिनिस जब भी बच्चों वीट के अंदर डिजीज कॉज करता है, तो वीट के स्टेम के टिप पे ब्लैक कलर का पाउडर बनाता है। और अगर वीट की खेती कर रहे हैं और हम व्हाइट कलर के कपड़े पहन के चले जाएं उसमें, तो पूरे जब बाहर आएंगे तो पूरे क्या हो जाएंगे, ब्लैक। क्योंकि टॉप के ऊपर क्या बना देता है ये ब्लैक पाउडर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक रस्ट। ये पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट, लीफ और स्लीव को बच्चे क्या बना देता है, ब्राउन, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ब्राउन रस्ट। और ये लीफ और स्लीव के बच्चे मार्जिन के ऊपर, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस लीफ के मार्जिन के ऊपर येलो कलर की लेयर बना लेता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, येलो रस्ट। हेलो बच्चों, ये जो पक्सिनिया किसी एक होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता, पक्सिनिया 2 होस्ट के ऊपर लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट रहेगा, उस प्राइमरी होस्ट का नाम आपको बता रहा हूं, और प्राइमरी होस्ट है वो है बच्चे वीट। और बच्चे इसका सेकेंडरी होस्ट, या फिर बोला जाए अल्टरनेट होस्ट, या फिर बोला जाएगा बच्चे लेटरल होस्ट, उसका नाम है बारबेरी। क्या नाम बच्चे, बारबेरी। जो सेकेंडरी होस्ट है उसको क्या बोला जाता है, बारबेरी। अब देखो पहला पॉइंट तो ये समझते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 होस्ट के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोला जाए, उसको बोला जाता है हेट्रोसियस। क्या बोला जाता है, हेट्रोसियस। तो पक्सिनिया कैसा है, ओटोसियस है या हेट्रोसियस है, हेट्रोसियस। जो सिंगल होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उसको क्या बोला जाता है, ओटोसियस। और 2 होस्ट के ऊपर लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोसियस। हेलो बच्चों, ये बारबेरी में कभी भी डिजीज कॉज नहीं करता है। बारबेरी कौन सा प्लांट होता है बच्चों, ये बारबेरी प्लांट है, ये आप लोगों को नॉर्मल एरिया में नहीं मिलता है, हिल स्टेशन पे मिलता है। तो इधर ध्यान दो सारे, जब भी बच्चों वीट और स्वीट प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो क्या नवंबर दिसंबर मंथ में, अरे बोलो। और जब वीट प्लांट की हार्वेस्टिंग की जाती है तो कब की जाती है, क्या मार्च अप्रैल में। तो जब मार्च अप्रैल के अंदर हार्वेस्टिंग की जाती है तो पक्सिनिया उड़ता है, और उड़ के कहां चला जाता है, बारबेरी पे। बारबेरी पे उड़ता है, आप बोलोगे उड़ता है तो क्या इसके पास सर, क्या इसके पास पंख है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एयर, उस एयर की हेल्प से बच्चों वीट से कहां चला जाता है, बारबेरी पे। और फिर बच्चों नवंबर दिसंबर मंथ आता है तो बारबेरी से उड़ के वापस कहां जाता है, वीट पे। यानी जब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो कितने होस्ट के ऊपर करेगा, 2 पे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेट्रोसियस। अब बात आती है कि लाइफ साइकिल के बारे में किसने बताया बच्चों, पक्सिनिया की लाइफ साइकिल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है प्रोफेसर केसी मेहता। आराम से नाम आ रहा है, मतलब इंडियन है, प्रोफेसर केसी मेहता है। और प्रोफेसर केसी मेहता ने बच्चों पक्सिनिया की लाइफ साइकिल को नाम दिया रस्ट लाइफ साइकिल। क्या नाम दिया, रस्ट लाइफ साइकिल। आप बोलो तो लाइफ साइकिल बता दूं थोड़ी सी, फालतू की बात नहीं। खींचो फोटो, फोटो खींचो जल्दी से। वेरी गुड, क्या बात है, ऐसे खिले चेहरे, पढ़ने का इतनी। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया बाय प्रोफेसर केसी मेहता। इधर ध्यान दे बच्चों, जब ये वीट उस वीट के ऊपर अपनी लाइफ स्टार्ट करता है
तो सबसे पहले इसके अंदर क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर ये किसके ऊपर बन रहे हैं, वीट पे। ये बेसिडियोस्पोर उड़ते हैं और किसके ऊपर चले जाते हैं, बारबेरी पे। बारबेरी पे जाके बेसिडियोस्पोर फिर कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, पिकनियोस्पोर। यानी बारबेरी के ऊपर क्या बन रहा है, पिकनियोस्पोर। फिर ये पिकनियोस्पोर बारबेरी के ऊपर ही बच्चे कन्वर्ट होता है एसियोस्पोर में। किसके अंदर, एसियोस्पोर। ये एसियोस्पोर बच्चे बारबेरी से उड़ता है और उड़ के किसके ऊपर चला जाता है, वीट पे। वीट पे जाके ये इन्फेक्शन कोज करता है। क्या कोज करता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोज करता है और बच्चे रस्ट डिजीज को यहां पे कोज करेगा, किसमें, वीट में। अब ये रस्ट डिजीज को कोज कर सकता है, रस्ट डिजीज को स्प्रेड नहीं कर सकता। अगर स्प्रेड नहीं कर सकता तो एसियोस्पोर से फिर क्या बनते हैं बच्चे, यूरिडोस्पोर। और ये यूरिडोस्पोर पूरे के पूरे वीट के अंदर, पूरे के पूरे जितने वीट के प्लांट है उनके अंदर रस्ट डिजीज को क्या कर देगा, स्प्रेड। यानी प्राइमरी इंफेक्शन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एसियोस्पोर। और सेकेंडरी इंफेक्शन कोज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यूरिडोस्पोर। फिर ये यूरिडोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है टेल्यूटोस्पोर में, और टेल्यूटोस्पोर फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिडियोस्पोर। अब देखो इनमें से आपके सामने जो बच्चे 3 स्पोर है, ये 3 स्पोर तो किसके ऊपर बनते हैं, वीट पे। और बच्चे 2 स्पोर है, ये किसके ऊपर बनते हैं, बारबेरी पे। हेलो, 2 स्पोर किसके ऊपर बनते हैं, बारबेरी। आप तो मुझे बताओ, प्राइमरी इंफेक्शन कोज करने वाला, प्राइमरी इंफेक्शन कोज करने वाला जो स्पोर है, उस स्पोर का नाम बताओ। एसियोस्पोर या फिर यूरिडोस्पोर, एसियोस्पोर। सेकेंडरी इंफेक्शन कोज करने वाला, अरे बोलो कौन सा, यूरिडोस्पोर। अब आप मुझे बताओ, सेकेंडरी इंफेक्शन कोज करने वाला जो स्पोर है वो किस पे फॉर्म होता है, वीट पे या बारबेरी पे, वीट पे। और प्राइमरी इंफेक्शन कोज करने वाला कहां फॉर्म होता है, बारबेरी पे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कंफ्यूज जैसे होते हैं, एसियोस्पोर, एसियोस्पोर तो सर वीट पे ही फॉर्म होता है। नहीं, पहले वीट के ऊपर कोई तो स्पोर आएगा तभी तो इन्फेक्शन होगा। और स्पोर कौन सा आता है, एसियोस्पोर। और ये एसियोस्पोर किसके ऊपर बनता है, बारबेरी। फिर ये एसियोस्पोर इन्फेक्शन कोज कर देगा, तो फिर बच्चों इस डिजीज है उसको स्प्रेड भी करना है, और स्प्रेड करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यूरिडोस्पोर। तो यूरिडोस्पोर क्या करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, और एसियोस्पोर क्या करता है, प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है जी, अरे बोलो। आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो रुक गए। जल्दी जल्दी एग्जिट कर रहे हैं। इतनी भी जल्दी क्या हो रही है बच्चे। थैंक यू।